एक वर्ड है दोगलापन। आजकल ये कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो रहा है, लेकिन अपने मतलब की वजह से नहीं बल्कि एक शख्स की वजह से। हाँ, अब तक तो आपने गैस कर ही लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं शार्क टैंक 1 के सबसे कंट्रोवर्शियल जज और भारत के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर की बात कर रहा हूँ। और ये जो वर्ड है ना, दोगलापन, अब ये सिर्फ वर्ड ही नहीं रहा बल्कि इस पर एक पूरी बुक लिखी जा चुकी है। और इस बुक के जो ऑथर हैं वो कोई और नहीं बल्कि अशनीर ग्रोवर ही हैं। अब शायद आप में से कुछ लोग सोचें कि क्या अशनीर ने एंटरप्रेन्योरशिप छोड़ के राइटिंग शुरू कर दी, तो भाई ऐसा नहीं है। अशनीर ने तो खुद ही एक इंटरव्यू में कहा है कि ये बुक उनकी लाइफ की पहली और आखिरी बुक है, और ये तो उन्होंने खुन्नस में आकर लिखी है ताकि वो यंग लोगों को जिंदगी का दोगलापन दिखा सकें। उनका कहना है कि लाइफ कभी भी वैसी नहीं चलती जैसा आप सोचते हो। अगर आप अभी फटे हाल में हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हमेशा ही ऐसे रहोगे। आपकी किस्मत कभी भी बदल सकती है। ठीक इसका उल्टा, अभी अगर आप एक मजे की जिंदगी जी रहे हो तो ऐसा भी पॉसिबल है कि अगले दिन आपकी सारी दौलत लुट जाए। इतना ही नहीं, इस बुक में अशनीर ने कई बदलते चेहरे भी दिखाए हैं। वो इंसान जिन पर आप भरोसा करते हो, कैसे वो आपका बुरा वक्त आते ही अपना रंग बदल लेते हैं। ओवरऑल ये बुक सिर्फ अशनीर की ऑटोबायोग्राफी, लव स्टोरी, एक्शन, थ्रिलर ही नहीं बल्कि जिंदगी की सच्चाई को दिखाती है। और अगर उनकी इस लाइफ जर्नी की वजह से हमको अपने लाइफ के भी राज पता चल रहे हैं, तो क्यों ना इन सब बातों को हम अभी से अपने माइंड में बिठा लें, ताकि आगे चलकर आपकी लाइफ जब भी आपसे कोई खेल करना चाहे आप उसके लिए पहले से ही तैयार रहो। तो ये वीडियो बहुत ही नॉलेज से भरपूर होने वाली है, इसे एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कौन सा लाइफ लेसन्स आपके अभी काम आ जाए कुछ पता नहीं है। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द बिगिनिंग। अशनीर दिल्ली के मालवीय नगर में रहने वाले थे। वैसे तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन उनका पीछे का बैकग्राउंड अमीरों वाला था, क्योंकि अशनीर के दादा के पास आजादी से पहले पाकिस्तान के मुल्तान में काफी जमीन जायदाद थी और उस समय वो बहुत अमीर लोगों में गिने जाते थे। लेकिन आजादी के बाद अशनीर के दादा और दादी इंडिया में शिफ्ट हो गए, जहां उन्हें बिल्कुल शुरुआत से सब कुछ शुरू करना पड़ा, पर उस लेवल पर वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाए जो उन्होंने वहां पर कर रखी थी। इसी वजह से अशनीर के डैड एक मिडिल क्लास पर्सन ही रह गए। अब ये इनजस्टिस देखते हुए अशनीर ने बचपन में ही ये तय कर लिया कि वो आगे चलकर जरूर कुछ बड़ा करेंगे। उनके पेरेंट्स ने उनको ये सजेशन दिया कि बेटा तुम IIT कर लो, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। इसीलिए उन्होंने खूब पढ़ाई की और IIT दिल्ली में एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद उन्होंने सोचा कि अब तो एडमिशन हो गया, अब तो लाइफ सेट है, अब तो उनको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पर पहले ही सेमेस्टर में उनको पता चल गया कि IIT के नाम पर उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। जहां वो ये सोच रहे थे कि IIT में आने के बाद कोई ज्यादा टेंशन नहीं होगी, पर यहाँ तो सीन कुछ और ही था। यहाँ तो स्टूडेंट्स पर इतना प्रेशर होता था कि वो दूसरे बच्चों को दिन रात पढ़ता हुआ देखकर खुद भी ऐसे ही पढ़ना शुरू कर देते थे। IIT से पढ़ने के बाद 2004 में उन्होंने दिल्ली में ही एक करियर लॉन्चर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, क्योंकि उन्हें कैट की तैयारी करनी थी, और यहीं पर ही वो अपनी बेटर हाफ माधुरी जैन से मिले। अशनीर उनके प्यार में कुछ इस तरह पड़ गए कि 24 की एज में ही उन्होंने माधुरी से शादी कर ली। फिर IIM अहमदाबाद से पढ़ाई पूरी करने के बाद जुलाई 2006 में उन्होंने कोटक में काम करना शुरू किया। उन्होंने लगभग 7 सालों तक कोटक में इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर काम किया। वहां उनका काम लोगों को उनके बैंक से लोन लेने के लिए कन्वेंस करना था। यहाँ काम करते हुए उन्होंने सोचा कि अगर मैं बैंक के लिए दूसरों को लोन लेने के लिए कन्वेंस कर सकता हूँ, तो फिर ये काम मैं डायरेक्टली मर्चेंट्स के लिए क्यों नहीं करता। जिसके बाद उन्होंने 2013 में वहां से हटकर अमेरिकन एक्सप्रेस ज्वाइन कर लिया और वहां उन्होंने 2 सालों तक काम किया। चैप्टर 2, स्टार्टिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जनवरी 2015 जब अशनीर अमेरिकन एक्सप्रेस में जॉब कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात अलबिंदर सिंह ढिंडसा से हुई। अलबिंदर IIT दिल्ली में उन्हीं के साथ पढ़ते थे, जिन्होंने उस टाइम जोमेटो छोड़कर अपनी खुद की कंपनी ग्रोफर शुरू की थी। उन्होंने अशनीर से कहा कि यार मुझे अपने स्टार्टअप के लिए फंड रेज करना है, इसलिए मैंने इन्वेस्टर को दिखाने के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई है, मैं तेरी इसमें मदद चाहता हूँ। अब अलबिंदर क्योंकि उनके पुराने दोस्त थे, इसलिए अशनीर ने प्रेजेंटेशन बनाने में उनकी मदद कर दी। उनकी हेल्प करने के बाद अलबिंदर ने उनको ये ऑफर दिया कि देख, अगर तू चाहे तो तू भी ये स्टार्टअप ज्वाइन कर सकता है। पर क्योंकि उस टाइम अशनीर अमेरिकन एक्सप्रेस में साल के 80 लाख रुपए कमा रहे थे, तो यहाँ पर वो हाँ करने में थोड़ा हिचकिचाने लगे। तो अलबिंदर ने कहा कि देख यार, मैं इतना पैसा तो तुझे नहीं दे पाऊंगा, पर हाँ मैं तुझे सालाना 40 लाख रुपए और अपनी कंपनी के 40% स्टॉक्स तो दे ही सकता हूँ। थोड़ा सोचने के बाद अशनीर उनकी बात मान गए। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कंपनी के वैल्यूएशन आने वाले टाइम में $8 बिलियन हो गई तो तुझे मेरे को 100 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अलबिंदर ने भी अशनीर की बात एक्सेप्ट कर ली और अशनीर ने ग्रोफर्स में बतौर CFO ज्वाइन किया।
उन्होंने ग्रोफर्स के B2B बिजनेस मॉडल को B2C बना दिया। ये अशनीर का कमाल था कि उन्होंने ग्रोफर्स के एक दिन के 30 ऑर्डर्स को एक साल के अंदर ही 3000 ऑर्डर्स में बदल दिया। उन्होंने अपनी मेहनत से कंपनी के वैल्यूएशन को 10 गुना बढ़ा दिया। पर जहां अशनीर अपनी मेहनत से ग्रोफर्स को ग्रो करने में लगे हुए थे, वहीं ग्रोफर्स के फाउंडर अलबिंदर और कुछ बोर्ड मेंबर्स अपने शेयर बेचकर उन पैसों से कार और घर जैसी चीजों में पैसे बर्बाद कर रहे थे। सिचुएशन आगे तब बढ़ी जब अशनीर की वाइफ ने उनको ये रियलाइज कराया कि ग्रोफर्स में वो इतना ज्यादा काम कर रहे हैं पर उनकी सैलरी कितनी कम है, जबकि जो जूनियर्स हैं उनकी सैलरी भी 1 करोड़ से शुरू हो रही है। इस बारे में थोड़ा बातचीत करने के बाद अलबिंदर के कहने पर अशनीर की सैलरी 75 लाख रुपए पर एनम हो गई। पर यह तो सिर्फ एक बात थी। अशनीर ने फिर नोटिस करा कि ग्रोफर्स के को फाउंडर सौरभ कंपनी में बिना स्किल के लोगों को हायर करने में लगे पड़े हैं। और ये बात जब उन्होंने अलबिंदर और सौरभ के सामने रखी तो उन पर ग्रोफर्स को छोड़ देने के लिए प्रेशर दिया जाने लगा। यह वो टाइम था जब अशनीर की वजह से ग्रोफर्स की वैल्यूएशन $370 मिलियन हो चुकी थी, पर उन्हें उनके एफर्ट्स के लिए 100 करोड़ तो क्या 1 करोड़ भी नहीं दिए गए और एट द एंड उन्हें उल्टा ग्रोफर्स से निकाल दिया गया। चैप्टर नंबर 3, अ डार्क फेज एंड मेकिंग भारत पे। ग्रोफर्स से निकलने के बाद अशनीर ने एक कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन कर ली, पर कहते हैं ना, समुंदर की मछली कितने ही दिन तालाब में रह सकती है। उन्होंने अपनी जॉब चंद दिनों में ही छोड़ दी क्योंकि अब उनका एंटरप्रेन्योरशिप में मन लग गया था। उन्होंने अपने कई दोस्तों को उनके स्टार्टअप्स और कंपनीज में हेल्प ऑफर की, लेकिन उन्हें कहीं से सही रिप्लाई नहीं आया। वो बोलते हैं कि ये उनकी लाइफ का सबसे टफ टाइम था क्योंकि उनके पिता तक को उनके करियर पर डाउट होने लगा था। उन्हें नहीं पता था कि अब उनका बेटा आगे क्या करेगा, ये कुछ कर भी पाएगा या नहीं। जून 2018 में अशनीर ने अपने IIM अहमदाबाद के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज देखा। यह मैसेज विपिन अग्रवाल का था, जो फॉसन नाम की एक चाइनीज फर्म में काम करते थे। इस मैसेज में लिखा था कि उन्हें अपनी फिनटेक कंपनी के लिए एक CEO की तलाश है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उन्हें कांटेक्ट करे। इस मैसेज को देखने के बाद अशनीर को इसमें एक और अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने सोचा कि चलो एक बार तो स्टार्टअप के फाउंडर से मिल ही लेता हूँ। अब देखो, अशनीर के इस मूव से सीखने वाली बात यह है कि अगर अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर नॉक करे तो उसे बिना इंतजार करवाए क्विक एक्शन लेना चाहिए। फिर क्या था, अशनीर ने भाविक और शशवंत से मीटिंग फिक्स कर ली। भाविक और शशवंत दोनों IIT से ही थे। भाविक IIT दिल्ली में 3rd ईयर में थे, जबकि शशवंत IIT पास आउट थे। यहाँ दोनों ने मिलकर UPI पेमेंट को और आसान बनाने का सोचा। उन्होंने देखा कि UPI पेमेंट करने के लिए लोग अलग अलग QR कोड का यूज कर रहे हैं। ऐसे में अगर सभी कंपनी की UPI पेमेंट के लिए एक ही QR कोड बना देंगे तो इससे ऑनलाइन पेमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। भाविक का प्लान था कि वो इस तरह की UPI बनाकर उसे 2% की फीस में मर्चेंट्स को बेचें। अशनीर को दोनों का आइडिया बहुत पसंद आया, लेकिन उन्हें वो 2% फीस वाली बात थोड़ी ठीक नहीं लगी। अशनीर समझ गए कि भाविश और शशवंत इसी पॉइंट पर गलती कर रहे हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा सेलिंग पर फोकस कर रहे हैं, जबकि उनको तो इसका उल्टा करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भारत पे UPI का यूज करें। इसीलिए अशनीर ने दोनों को ये समझाया कि देखो, UPI के बदले में 2% फीस लेना अभी शायद सही नहीं है। बेहतर रहेगा अभी के लिए हम ये सर्विस फ्री में दें, ताकि एक तो भारत पे जल्दी स्केल हो और दूसरा इसके कंपटीशन भी खत्म हो जाए। और ऐसा करने से जब लोग UPI का यूज करने लगेंगे तो ट्रांजैक्शन से जमा डेटा का यूज करके हम अपने कस्टमर को लॉन्च भी ऑफर कर सकते हैं। साथ ही हमारे रिकॉर्ड से बनाए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को मर्चेंट्स को बेच सकते हैं। शशवंत और भाविक दोनों को ही अशनीर का आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने उनके एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें भारत पे में जुड़ने तक का ऑफर दे दिया, जिस पर अशनीर ने कहा कि भारत पे में वो 34% के स्टेक होल्डर रहेंगे और भारत पे को ग्रो करने और फंड रेज करने का काम संभालेंगे। जैसे ही अशनीर ने भारत पे ज्वाइन किया तो उन्होंने देखा कि भारत पे में अब तक कोई भी फंड रेज नहीं हुआ है। इसीलिए उन्होंने अपने एंजल इन्वेस्टर से 1.92 करोड़ का फंड रेज किया, वो भी 18 करोड़ की प्री मनी वैल्यूएशन पर। फिर नवंबर 2018 में उन्होंने अगेन $2 मिलियन का फंड $5 मिलियन के प्री मनी और $7 मिलियन के पोस्ट मनी वैल्यूएशन पर रेज किया। एंड इसके बाद दिसंबर 2018 में उन्होंने अगेन $10 मिलियन का फंड रेज किया। 2019 तक उन्होंने कुल मिलाकर $75 मिलियन का फंड रेज कर लिया और कंपनी के वैल्यूएशन को $425 मिलियन तक बढ़ा दिया। ये अशनीर थे जिन्होंने 15 महीने के अंदर जीरो से शुरू हुई भारत पे को $425 मिलियन की कंपनी बना दी। और ये तो सिर्फ फंड रेज करने की बात थी। इसके अलावा अशनीर ने भारत पे में काम करते हुए कई सारे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए, जिसमें 12% क्लब ऐप सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। भारत पे को इतनी जल्दी ग्रो करने में जितना बड़ा हाथ अशनीर का था, उतना ही बड़ा हाथ उनकी वाइफ माधुरी का भी था।
क्योंकि माधुरी ने भी भारत पे में बतौर डायरेक्टर काम किया और कंपनी की कॉस्ट रिडक्शन के साथ साथ HR का काम भी संभाला। लेकिन कंपनी में इतना बड़ा रोल प्ले करने के बाद भी माधुरी को कंपनी के बोर्ड्स में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि अशनीर का मानना था कि अगर माधुरी भी बोर्ड्स में शामिल हो जाती हैं तो इन्वेस्टर्स को लगेगा कि फाउंडर बोर्ड में सिर्फ अपने लोगों को रखना चाहते हैं। बट ये चीज आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। चैप्टर नंबर 4, द अल्टीमेट डिसेप्शन। जनवरी 2022 ये वो टाइम था जब अशनीर की लाइफ फिर से यू टर्न मारने वाली थी। अशनीर अपनी वाइफ माधुरी के साथ एक ट्रिप पर पानीपत गए हुए थे। ट्रिप से वापस लौटने के बाद जब अशनीर ने कंपनी में अपनी जॉब पर वापस आने की खबर व्हाट्सएप मैसेज पर की तो उनको कंपनी के इन्वेस्टर मिकी माल्का ने कहा कि देखो, कंपनी में आने से पहले आपको बोर्ड के मेंबर्स से बात करनी होगी, क्योंकि आप पर एलिगेशन लगाया गया है आप अपनी कंपनी के फंड का इस्तेमाल अपने निजी फायदों के लिए करते हैं। 19 जनवरी 2022 को भारत में एक बोर्ड मीटिंग रखी गई। मीटिंग में सबसे अशनीर ने कहा कि देखो, मैंने फंड का गलत इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन किसी ने भी उनकी एक बात नहीं सुनी। भारत पे के फाउंडर, जिन्हें वो अपने भाई की तरह मानते थे, उन्होंने भी उन पर भरोसा नहीं किया। मतलब वो इन्वेस्टर्स जिनके लिए अशनीर ने माधुरी को बोर्ड सीट भी नहीं दी थी, उन्होंने भी अपना रंग दिखा दिया। सारे के सारे लोग अशनीर के खिलाफ हो गए और उन्होंने उनसे कहा कि देखो, तुम्हें कुछ टाइम के लिए छुट्टी लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। सबके खिलाफ हो जाने के बाद अशनीर छुट्टी पर चले गए, पर उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि देखो, तुम जॉब पर जाती रहो। माधुरी जब कंपनी में गई तो ऑफिस का पूरा माहौल ही बदला हुआ था। कोई भी उनसे ठीक से बात करने को तैयार ही नहीं था। और हद तो तब हो गई जब सुहेल नाम के एक एम्प्लॉय, जिसे अशनीर ने खुद जॉब पर रखा था, उसने कॉल करके माधुरी को यह कहा कि आपको रिजाइन दे देना चाहिए। यहाँ जब तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जांच खत्म नहीं हो जाती तब तक अशनीर भारत पे में ज्वाइन नहीं कर सकते थे। पर किसे पता था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी भारत पे के बोर्ड्स के साथ मिला हुआ है। भारत पे के फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स सबने मिलकर अशनीर को भारत पे से बाहर निकालने का प्लान बना लिया। बस फिर क्या था, अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए 25 जनवरी को दोबारा से बोर्ड मीटिंग रखी गई, पर किसी ने भी अशनीर का साथ ना देने की वजह से उन्हें भारत पे से परमानेंटली छुट्टी दे दी, यानी कि उनको जॉब से ही निकाल दिया। पर वेट, बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। ट्विटर पर अशनीर की एक बैंकर से हुई फोन रिकॉर्डिंग को वायरल कर दिया गया और इस वजह से मीडिया की तरफ से अशनीर को भी बहुत हेट मिली। लेव मिंट के एक आर्टिकल में साफ लफ्जों में लिखा गया है कि भारत पे के फॉर्मर CEO को भारत पे में धोखाधड़ी करने की वजह से कंपनी से निकाल दिया गया। अशनीर और माधुरी ने लोगों को बहुत ट्राई किया कि वो उनकी बात समझ जाएं, पर कोई नहीं माना। आखिरकार अशनीर ने भारत पे से अपना रिजाइन दे दिया, पर साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि आज भारत पे जहाँ भी है वो उनकी वजह से है और बोर्ड चाहे कुछ भी कर ले, वही भारत पे के सबसे बड़े स्टेक होल्डर रहेंगे। यहाँ तक कि अशनीर ने कई लोगों को इंटरव्यूज भी दिए। उन्होंने पूरी मीडिया के सामने ये कहा कि अगर बोर्ड्स में दम है तो वो आए और मीडिया के सामने उन्हें दोषी प्रूफ करके दिखाएं, लेकिन बोर्ड्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब इस चैप्टर से सीखने वाली बात यह है कि कभी भी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, इसलिए ब्लाइंड ट्रस्ट से जितना हो सके दूरी बनाकर रखो। सो अशनीर ग्रोवर की इस पूरी लाइफ जर्नी को सुनने के बाद अब आपको ये समझ आ गया होगा कि इस बुक का नाम दोगलापन क्यों है। अब उम्मीद है कि आपको भी ये पता चल गया होगा कि इस बुक में अशनीर के साथ जो भी हुआ है वो भी लाइफ की एक डार्क रियलिटी है। इस बुक में आगे और भी चैप्टर्स हैं जिसमें लाइफ का दोगलापन और खुलकर दिखाया गया है। अगर आप कमेंट ज्यादा करते हो तो मैं आपकी डिमांड पर इसका सेकंड पार्ट भी ले आऊंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड अगर आपको अलग अलग तरह से चालाकियां करके अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आपके लिए ये सबसे बेस्ट वीडियो है। तो जल्द मिलता हूं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।